के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल की ओर से सभी छात्रों को नमस्ते और मंगलमय शुभकामनाएं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी विषय के अध्यापक वृंद तक पहुंचाने का प्रयास प्रामाणिकता के साथ करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस हिंदी व्याकरण की गाड़ी की रफ्तार को तेज करने के लिए इस YouTube चैनल को देखने वाले सुनने वाले मेरे सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को साथ ही साथ मेरे अन्य सभी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा इस बारे में जरूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज के हिंदी व्याकरण के इस सत्र में विराम चिन्ह किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, लेखन करते समय यह बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है विराम चिन्ह। तो आज ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? विराम चिन्ह की परिभाषा इस प्रकार: भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए लेखन में जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, व्याकरण की शब्दावली में उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार: विराम का शाब्दिक अर्थ है ठहराव या रुकना। किसी वाक्य या वाक्यांश के पीछे विराम के लिए जो चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। और इसकी परिभाषा समझने का प्रयास करेंगे जिससे विराम चिन्ह किसे कहते हैं ये स्पष्ट होता है। तो चलिए, और एक परिभाषा इस प्रकार: वाक्य में कहाँ रुकना है, कितना रुकना है तथा वाक्य के भाव कैसे है, यह बताने के लिए वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने विराम चिन्ह किसे कहते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास किया। अब अगले टॉपिक में व्यवहार में आने वाले प्रमुख विराम चिन्ह कौन से हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, व्यवहार में आने वाले प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार: पहला, पूर्ण विराम, जो दंडी के जैसे दिया हुआ है। समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप वीडियो में देख रहे हैं, साथ ही साथ मेरी वाणी को भी आप सुन रहे हैं। तो वाणी का और वीडियो जो देख रहे हैं उसका तालमेल बिठाते हुए इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो विराम चिन्ह है मैंने बताया था पूर्ण विराम, जो एक छोटी डंडी के जैसे दिया है, जो वाक्य में आखिरी में अक्सर दी जाती है। दूसरा, अर्धविराम। अर्धविराम यहाँ पर मानो एक बिंदी है और उसी बिंदी के नीचे एक स्वल्प विराम, जिसे मराठी में स्वल्प विराम देते हैं ना, तो वैसे ही चिन्ह उस बिंदी के नीचे दिया हुआ है, तो यह अर्धविराम हो गया। तीसरा, अल्प विराम। अल्प विराम में यहाँ पर जैसे मराठी में स्वल्प विराम देते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पर यह चिन्ह दिया हुआ है। चौथा, अपूर्ण विराम। यहाँ पर दो छोटी छोटी बिंदियाँ दी गई है, एक बिंदी उसके नीचे और एक बिंदी, इस प्रकार से यह अपूर्ण विराम। पांचवा, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये तो आप सभी लोगों को पता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे होता है। हम तो अक्सर सवाल जवाब जब सॉल्व करते हैं उस समय
सवाल जहाँ भी आता है तो आखिरी में प्रश्न चिन्ह लग जाता है। यहाँ पर आप वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। 6 नंबर पर विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो यह चिन्ह जैसे कि एक छोटी दंडी है और बिल्कुल उस दंडी के नीचे सटकर बिंदी रखी गई है और मराठी में इसे उद्गारवाचक चिन्ह भी कहते हैं, ये आप भली भांति जानते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हिंदी में यह विस्मयादि बोधक चिन्ह है। 7वें नंबर पर योजक चिन्ह। यह एक छोटी आड़ी दंडी दी गई है, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में मराठी में कहा जाता है ना, वजह बाकी का चिन्ह कैसे होता है, हाँ वैसे एक आड़ी दंडी दी गई है जिसे योजक चिन्ह कहा गया है। 8वें नंबर पर अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अब देखिए दोस्तों, यह अवतरण या उद्धरण चिन्ह हम और भी एकदम सिंपल भाषा से समझने का यदि प्रयास करेंगे, हम ज़्यादा गहराई में या बहुत कठिनाई में नहीं जाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से इसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप देखिए अंग्रेजी में 66 ऐसा बोलते हैं ना, 66, हाँ तो 66 में जो 2 6 है, जैसे कि मानो पहले में यहाँ पर दोहरा अवतरण चिन्ह दिया गया है। अब दोहरा का प्रयोग किया मैंने, दोहरा अवतरण चिन्ह, सिर्फ अवतरण चिन्ह का प्रयोग नहीं किया, दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया है। तो पहले मानो ये दोहरा अवतरण चिन्ह जहाँ पर मानो एक 66 दिया गया है, फिर उसके बाद में मानो जो शब्द आएगा वह, और फिर वो शब्द पूरा हो जाने के बाद उसके आखिरी में लेकिन थोड़ा ऊपर मान लीजिए 99 के जैसे दिया जाता है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर 66 या 99 इसे अलग अर्थ से नहीं लेना है, बराबर कि नहीं। यह बहुत सिंपल तरीके से समझाने के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तो इस प्रकार से 66 और उधर है तो 99 के जैसा जो चिन्ह है, आप वीडियो के माध्यम से भी देख रहे होंगे और सिंपल वाणी से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको अलग दृष्टि से लेना नहीं है, नहीं तो फिर कैसे हो जाएगा कि व्याकरण पढ़ा रहे हैं और दोहरा अवतरण चिन्ह को इस प्रकार से 66 या 99 कहा जा रहा है, ऐसे न हो। इसीलिए इसे हमें सिंपल तरीके से समझ लेना है, बराबर कि नहीं। अब यहाँ पर मैंने पहले कहा था अवतरण या उद्धरण चिन्ह में दोहरा, यहाँ पर 2 यह चिन्ह दिए गए हैं एक साथ, इसलिए दोहरा अवतरण चिन्ह हो गया। लेकिन कभी कभी एक ही यह अवतरण चिन्ह होता है, इसलिए इसे हिंदी में इकहरा अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि दोहरा अवतरण चिन्ह क्या है और इकहरा अवतरण चिन्ह क्या है, ये बात क्लियर नहीं होती। इसलिए यहाँ पर मैंने ये 8वें नंबर का जो प्रकार है विराम चिन्ह का, तो उसमें यह दोहरा अवतरण चिन्ह जिसमें 2 चिन्ह का प्रयोग है और इकहरा में एक ही चिन्ह का प्रयोग होता है, इसलिए इसे इकहरा अवतरण चिन्ह। यहाँ पर इकहरा में कैसे हुआ फिर, जैसे कि वो अंग्रेजी में हम बोलते हैं ना 6, हाँ वो सिर्फ 6 है मानो, और फिर आगे मानो शब्द लेखन करेंगे और फिर वो शब्द के ऊपर 9 के जैसे निकाल देंगे। तो इस प्रकार से यह दोहरा अवतरण चिन्ह और इकहरा अवतरण चिन्ह कैसे होता है वो वीडियो के माध्यम से भी समझा और वाणी के माध्यम से भी इसे समझने का प्रयास किया। अब आगे का जो विराम चिन्ह है 9 नंबर का, वह कोष्टक चिन्ह। अब कोष्टक चिन्ह आप लोग वहाँ पर देख भी रहे होंगे वीडियो में और मेरी बात को सुन भी रहे होंगे। तो क्या किया है कि चौकट मतलब आधी चौकट एक तरफ से निकाल दी है और दूसरी तरफ से आधी चौकट निकाल दी है और इस प्रकार से यहाँ पर यह कोष्टक चिन्ह बन गया है। या फिर मैथमेटिक्स में जैसे कि मराठी मीडियम में जब मैथ पढ़ाते हैं तो उस समय वहाँ पर एक शब्द का प्रयोग होता है महिरपी कंस, ऐसा बोला जाता है महिरपी कंस। तो मान लीजिए यहाँ पर वो मैथमेटिक्स का महिरपी कंस के जैसे ही यह चिन्ह है जिसे हिंदी में
कोष्टक चिन्ह भी कहा गया है। तो इस प्रकार से ये 2 टाइप से जो कोष्टक चिन्ह है मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाने का, बताने का प्रयास किया। अब 10वें नंबर पर आता है विवरण चिन्ह। अब विवरण चिन्ह में आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे या मेरी वाणी के माध्यम से भी सुन रहे होंगे। तो यहाँ पर विवरण चिन्ह कैसे होता है, इसमें मानो 2 बिंदियाँ जो है वह सट कर निकाली हुई है और वो दोनों बिंदियों के बीच में बराबर बीच में एक आड़ी लाइन छोटी सी खींची है, जैसे कि वजह बाकी की लाइन कैसे खींचते हैं उस हिसाब से। तो यह हमारा विवरण चिन्ह हो गया। अब 11वें नंबर पर लोप सूचक चिन्ह। अब लोप सूचक चिन्ह कैसे होता है वह वीडियो के माध्यम से भी देख लेंगे और वाणी के माध्यम से भी सुन लेंगे। तो लोप सूचक चिन्ह में यहाँ पर आप देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, तो वह इस प्रकार, जैसे कि मानो यहाँ पर पहला डॉट या बिंदी दी है, फिर उसी के पास में 2 नंबर पर भी और डॉट या बिंदी दी गई है और फिर उसी के आगे 3 नंबर पर भी डॉट और बिंदी रखी गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर डॉट 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 ऐसे आ गया, या फिर पहली बिंदी, दूसरी बिंदी और तीसरी बिंदी यह एक लाइन में आ गई है। तो यह हमारा लोप सूचक चिन्ह हो गया। अब 12वें नंबर पर विराम चिन्ह है संक्षेप सूचक चिन्ह। तो यहाँ पर संक्षेप सूचक चिन्ह जो है वह यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, वाणी के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से भी देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर संक्षेप सूचक चिन्ह में एक बिंदी या फिर डॉट जो है वह दिया गया है। तो इस प्रकार से व्यवहार में आने वाले प्रमुख जो विराम चिन्ह है वह लगभग 12 विराम चिन्ह यहाँ पर बताए गए। अब दोस्तों यहाँ पर आपने व्यवहार में आने वाले विराम चिन्हों के नाम और वो विराम चिन्ह कैसे होते हैं यहाँ पर समझने का प्रयास भी किया। अब अगले टॉपिक में हम व्यवहार में आने वाले ये जो प्रमुख विराम चिन्ह है उनकी परिभाषा और उदाहरण के साथ हम समझने का प्रयास करेंगे। मतलब परिभाषा भी बताएंगे और साथ ही साथ एक उदाहरण देके वो विराम चिन्ह का प्रयोग कैसे किया गया है वह भी आप लोग वीडियो के माध्यम से और वाणी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, व्यवहार में आने वाले प्रमुख विराम चिन्ह की परिभाषाएं और उदाहरण। तो चलिए सबसे पहला विराम चिन्ह पूर्ण विराम। अब यहां पर मैं यह पूर्ण विराम कैसे होता है यह अभी बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमने जब 12 विराम चिन्ह बताए उस समय आप लोगों को समझा के मैंने बता दिया है कि पूर्ण विराम कैसे होता है, अर्ध विराम कैसे होता है, या फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसे होता है, ये सारा मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वह विराम चिन्ह की परिभाषा और उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। ये बात को समझ लेना है अभी आप लोगों को। तो चलिए पूर्ण विराम किसे कहते हैं। पहले नंबर पर इसकी परिभाषा इस प्रकार, जहां वाक्य पूरा होता है वहां पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर स्वराज हंसता है। तो देखिए दोस्तों यहां पर उदाहरण में स्वराज हंसता है, यह वाक्य पूरा हो गया है, इसलिए है के सट कर एक दंडी लग गई है, क्योंकि यहां पर वाक्य पूरा हो गया है ना, इसलिए यहां पर वह पूर्ण विराम की जो छोटी दंडी है वो दी गई है। तो इस प्रकार ऐसे असंख्य उदाहरण जो है आप लोग तैयार कर सकते हैं। आप लोगों में बहुत ऊर्जा है, क्षमता है, बस आप आपकी ऊर्जा और क्षमता को पहचानें और ऐसे कई उदाहरण जो है आप दे भी सकते हैं या लेखन कर भी सकते हैं। तो चलिए दूसरा विराम चिन्ह अर्ध विराम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा इस प्रकार, एक प्रधान वाक्य के साथ अन्य सहायक वाक्य का प्रयोग किया जाता है तब या जब अल्प विराम से अधिक समय रुकना हो या
एक वाक्य या वाक्यांश का दूसरे के साथ संबंध बतलाने के लिए अर्धविराम का प्रयोग होता है। तो यह थी इसकी परिभाषा। अब उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला उदाहरण यहां पर, बच्चे हंसते हैं। यहां पर किस प्रकार से अर्धविराम का वो चिन्ह लगा हुआ है के बाद में। रोते हैं और घूमते हैं। तो किस प्रकार से दोस्तों यहां पर बच्चे हंसते हैं, यहां पर वह चिन्ह का प्रयोग हुआ है। दूसरा वाक्य और समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर शाम पढ़ता नहीं, स्कूल जाए कैसे। तो यहां पर शाम पढ़ता नहीं के बाद में यह अर्धविराम का जो चिन्ह है वह लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रधान वाक्य के साथ अन्य सहायक वाक्य का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर मान लीजिए प्रधान वाक्य शाम पढ़ता नहीं और फिर स्कूल जाए कैसे सहायक वाक्य। तो इसलिए यह प्रधान वाक्य के साथ या फिर वाक्यांश जो है, एक वाक्य या वाक्यांश का दूसरे के साथ यहाँ पर संबंध बतलाया गया है, इसलिए इसका प्रयोग हुआ है। जैसे कि बच्चे हंसते हैं, रोते हैं और घूमते हैं। तो यहाँ पर बच्चों का हंसना, रोना, घूमना, इनसे पूरा एक दूसरे से संबंध बताने के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है। अब तीसरे नंबर पर विराम चिन्ह आता है अल्प विराम। इसकी परिभाषा इस प्रकार, वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ी देर रुकना हो वह अल्प विराम का प्रयोग होता है या चिन्ह लगाया जाता है, अथवा किसी को संबोधित करते समय भी अल्प विराम लगाया जाता है। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो उदाहरणों में जैसे कि राम, श्याम, स्वराज, आदर्श और अनिकेत आ रहे हैं। देखिए पहले उदाहरण में किस प्रकार से यहाँ पर राम के बाद अल्प विराम लगा हुआ है, साथ ही साथ श्याम के बाद अल्प विराम लगा हुआ है और स्वराज के बाद अल्प विराम लगा हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ पर वाक्य पढ़ते समय जहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुका, जैसे कि राम, श्याम, स्वराज, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकना पड़ा, इसलिए यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। वैसे दूसरा उदाहरण यहाँ पर समझेंगे, माँ आप जरा इधर आओ। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से माँ, थोड़ी देर के लिए रुका, मैं थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद में आप जरा इधर आओ, इस प्रकार से उच्चारण हुआ वाक्य का। तो इसलिए यहाँ पर माँ शब्द के बाद अल्प विराम लगा हुआ है। इसी प्रकार अब चौथा विराम चिन्ह अपूर्ण विराम किसे कहते हैं, परिभाषा इस प्रकार, वाक्य के बारे में ज्यादा जानकारी देते समय अपूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। तो चलिए इस परिभाषा को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण इस प्रकार, ट्यूशन के लिए 3 विषय होंगे, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार से ट्यूशन के लिए 3 विषय होंगे के बाद अपूर्ण विराम लगा है, क्योंकि इस वाक्य के बारे में ज़्यादा जानकारी देना है, इसलिए यहाँ पर अपूर्ण विराम लगाया हुआ है। अब ज़्यादा जानकारी में क्या है
कि जैसे कि ट्यूशन के लिए 3 विषय होंगे, फिर 3 विषय में ज़्यादा जानकारी में क्या आएगा, कौन से विषय होंगे फिर वह, जैसे कि अंग्रेजी, विज्ञान, गणित। तो इस प्रकार से बहुत बार वाक्य के बारे में ज़्यादा जानकारी देते समय अपूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है, ये समझने का प्रयास किया यहाँ पर। अब आगे का विराम चिन्ह जो 5वें नंबर पर आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा इस प्रकार। प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। कितना सिंपल है कि जहाँ पर प्रश्न सूचक वाक्य है उसके अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। वैसे ही प्रश्न पूछे जाने का बोध होने पर प्रश्न करते समय स्थिति निश्चित नहीं होने पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। तो देखिए किस प्रकार से अलग अलग ढंग से प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक चिन्ह जो है इसकी परिभाषा समझने का प्रयास किया। अब उदाहरण के माध्यम से ही समझ लेते हैं। तो चलिए उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण, क्या आप जा रहे हैं। दूसरा उदाहरण, कहां से आ गए तुम। तो देखिए दोस्तों यहां पर किस प्रकार से क्या आप जा रहे हैं है के पास में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, ताकि वाक्य में हमें प्रश्न सूचित हो रहा या प्रश्न पूछे जाने का बोध हो रहा। वैसे ही कहां से आ गए तुम, यहां पर भी प्रश्न पूछे जाने का बोध हो रहा है, इसीलिए ये प्रश्न सूचक या जहां पर प्रश्न का बोध हो रहा है, इसलिए इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। इस प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह की परिभाषा और उदाहरण को यहाँ पर समझने का प्रयास किया। अब 6 नंबर का विराम चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, उसकी परिभाषा इस प्रकार। हर्ष, घृणा, आश्चर्य, करुणा, शौक, विस्मय, भय आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। तो चलिए इस परिभाषा को समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे उदाहरणों में। सबसे पहला उदाहरण, आह कैसा सुंदर दृश्य है। दूसरा उदाहरण, काश मैं योगी होता। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार से आहा इसके बाद विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है वह लगाया गया है, फिर उसके बाद में कैसा सुंदर दृश्य है यह वाक्य आया हुआ है। वैसे ही दूसरे उदाहरण में काश, इसके बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया हुआ है और फिर मैं योगी होता, इस वाक्य का उच्चारण हुआ है। तो किस प्रकार यहाँ पर आहा काश ये जो है यह अपने मन के भावों को प्रकट कर रहा है, जैसे कि आहा में आनंद प्रकट हो रहा है, काश इसमें दुख प्रकट हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह इसकी परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास किया। अब 7वें नंबर का विराम चिन्ह, 7वें नंबर का योजक चिन्ह, इसकी परिभाषा और उदाहरणों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए योजक चिन्ह किसे कहते हैं, इस प्रकार। योजक चिन्ह सामान्यतया 2 शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक बनाता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बन जाता है। देखिए दोस्तों यह परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए, इसलिए फिर से सुन लेंगे कि योजक चिन्ह सामान्यतया 2 शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक बनाता है, लेकिन दोनों का
स्वतंत्र अस्तित्व बन जाता है। दोनों शब्दों का स्वतंत्र अस्तित्व बन जाएगा। तो चलिए उदाहरण के तौर पर इसे समझ लेते हैं। जैसे कि सीता राम, यहां पर सीता शब्द के बाद योजक चिन्ह लगा है और फिर उसके बाद में राम शब्द का लेखन हुआ है। लेकिन यहां पर देखिए किस प्रकार से ये दोनों शब्द का स्वतंत्र अस्तित्व बन गया। जैसे कि पहला शब्द सीता और दूसरा शब्द राम, तो यहां पर सीता का भी एक अलग अस्तित्व है और राम का भी एक अलग अस्तित्व है। वैसे दूसरा उदाहरण यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। माता पिता। अब देखिए दोस्तों, ये माता पिता शब्द में माता शब्द के बाद योजक चिन्ह लगा हुआ है और फिर उसके बाद में पिता शब्द जो है वह लेखन किया हुआ है और यही दोनों शब्दों का एक अलग अस्तित्व भी बन गया है। तो वह इस प्रकार माता और पिता। तो इस प्रकार से दोस्तों यहां पर योजक चिन्ह में किस प्रकार से माता शब्द के बाद छोटी सी आड़ी डंडी जिसे कहेंगे वह योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया गया है और इसमें किस प्रकार से माता और पिता का एक अलग अस्तित्व बन गया है, इसको उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। अब 8वें नंबर का विराम चिन्ह अवतरण या उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा इस प्रकार। किसी के कहे या किसी के लिखे हुए शब्द को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जहां किसी पुस्तक से वाक्य या अवतरण ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए या लिखा जाए वहां उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। तो दोस्तों यहां पर इकहरा अवतरण चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह, ऐसे दो चिन्हों का प्रयोग होता है। कभी कभी इकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या कभी कभी दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला जो उदाहरण दिया गया है वह दोहरा अवतरण चिन्ह का उदाहरण दिया गया है। तो चलिए दोहरा अवतरण चिन्ह का उदाहरण समझेंगे इस प्रकार। माया मोह में मत पड़ो, आचार्य जी का कथन है। फिर से एक बार सुन लेंगे इस उदाहरण को। माया मोह में मत पड़ो, आचार्य जी का कथन है। तो इस प्रकार से यहाँ पर माया मोह में मत पड़ो, यह जो आचार्य जी का कथन था ना, और इस कथन को ज्यों का त्यों यहाँ पर रखा गया है और जहाँ पर जो भी वाक्य शब्द ज्यों का त्यों रखा जाता है उस समय अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे हुआ है कि आचार्य जी का कथन है, उसे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो वैसे के वैसे यहाँ पर बताना है। इसीलिए यहाँ पर माया मोह में मत पड़ो ये वाक्य के लिए दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब आगे का उदाहरण जो बताएंगे वह इकहरा अवतरण चिन्ह का है। तो चलिए इकहरा अवतरण चिन्ह का उदाहरण इस प्रकार। भारत भारती गुप्त जी की महत्वपूर्ण रचना है। तो देखिए दोस्तों यहां पर भी भारत भारती जो है
यह गुप्त जी जो साहित्यकार है या रचनाकार है, उनकी वह रचना है, इसीलिए उसको ज्यों का त्यों यहाँ पर दिखाना है, समझाना है या लेखन करना है। इसीलिए भारत भारती ये जो शब्द है उसको इकहरा अवतरण चिन्ह लग गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमने समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से ज्यों का त्यों कोई भी वाक्य या शब्द या किसी ने कही बात या किसी ने लिखी हुई बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना है तो उस समय दोहरा या इकहरा अवतरण चिन्ह लगाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर पर आता है कोष्टक चिन्ह। उसकी परिभाषा इस प्रकार, पद विशेष को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अथवा दूसरी परिभाषा इस प्रकार, ऐसे वाक्य या वाक्यांश को कोष्टक में लिखना पड़ता है जिनसे पद विशेष को भली भांति समझा जा सके। जैसे कि उदाहरण के तौर पर राम हंसते हुए, अच्छा जाइए, तो किस प्रकार से यहाँ पर हंसते हुए ये जो शब्द है उसे कोष्टक में लेखन किया हुआ है जो कोष्टक चिन्ह को दर्शाता है। यहाँ पर पद विशेष को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया गया है, या फिर ऐसे वाक्य या वाक्यांश जो कोष्टक में लिखा जाता है जिनसे पद विशेष को भली भांति समझा जाए। और इस उदाहरण के माध्यम से राम जैसे कि हंसते हुए, इसीलिए राम हंसते हुए को कोष्टक चिन्ह दिया गया। फिर अच्छा जाइए, ऐसा वाक्य का उच्चारण हुआ है। 10वें नंबर पर विराम चिन्ह है विवरण चिन्ह। इसकी परिभाषा इस प्रकार, किसी पद की व्याख्या करने अथवा उसके बारे में विस्तार से कहने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर संज्ञा, इस शब्द के बाद विवरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। सर्वनाम, इस शब्द के बाद विवरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि मानो संज्ञा की परिभाषा बताना है, उसे लेखन करना है अपने नोटबुक में, तो उसे विस्तार से बताना पड़ेगा ना, कहना पड़ेगा, उसे विस्तार से लेखन करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर संज्ञा शब्द के बाद विवरण चिन्ह, सर्वनाम शब्द के बाद विवरण चिन्ह दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर किसी भी बात को विस्तार के साथ कहने के लिए या लेखन करने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 11 नंबर पर दोस्तों विराम चिन्ह है लोप सूचक चिन्ह। उसकी परिभाषा इस प्रकार, वाक्यांश जब अधूरा हो तो उस अधूरे वाक्य को प्रकट करने के लिए लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि उदाहरण में, मैं तो परिणाम भोग रहा हूं किंतु आप, यहां पर रुकना पड़ा मान लीजिए, और आगे मानो डंडी लग गई है। तो देखिए दोस्तों इस उदाहरण में समझने के हिसाब से किंतु आप शब्द के बाद यह लोप सूचक चिन्ह लगा हुआ है, जैसे कि 3 डॉट या 3 बिंदियां एक लाइन में लग गई है। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से वाक्यांश अधूरा है और उस अधूरे वाक्य को प्रकट करने के लिए किस प्रकार किंतु आप, यह लोप सूचक, किंतु आप शब्द के बाद लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर से उदाहरण सुनेंगे, वही उदाहरण, मैं तो परिणाम भोग रहा हूं। अब
यहां पर तो ये वाक्य तो पूरा हो गया, लेकिन इस अधूरे वाक्य को और भी प्रकट करने के लिए किंतु आप, मतलब ऐसे असंख्य वाक्य हो सकते हैं जो इस वाक्य को आगे चलकर पूरा करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर लोप सूचक चिन्ह किसे कहते हैं और उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास भी किया। अब विराम चिन्ह में आखिरी नंबर पर 12 नंबर पर विराम चिन्ह है संक्षेप सूचक चिन्ह। यहाँ पर संक्षेप सूचक चिन्ह की परिभाषा इस प्रकार, शब्दों को संक्षिप्त रूप देने के लिए संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर संयुक्त राष्ट्र, मानो ये शब्द है और इसे हमें संयुक्त राष्ट्र ऐसे नहीं लेखन करना है, लेकिन समझना तो संयुक्त राष्ट्र ही है। तो इसीलिए इसे संक्षेप में करने के लिए संयुक्त शब्द के जगह पर स लिया गया है और उसके बाद यह संक्षेप सूचक चिन्ह लगाया गया, और राष्ट्र शब्द जो है उसमें से रा के पीछे संक्षेप सूचक चिन्ह लगाया गया है, जिससे यहां पर संयुक्त राष्ट्र यह पूरा न लेखन करते हुए स और रा ऐसे लेखन किया हुआ है, लेकिन स के बाद संक्षेप सूचक चिन्ह और रा के बाद संक्षेप सूचक चिन्ह दिया गया है। वैसे ही दूसरा उदाहरण डॉक्टर। अब यहां पर डॉक्टर शब्द को संक्षेप में यदि लेखन करना है तो क्या कर दिया है, यहां पर डॉ और उसके पीछे संक्षेप सूचक चिन्ह की वो जो बिंदी है वह लगा दी गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे असंख्य उदाहरण जो है वह संक्षेप सूचक के आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज के इस सत्र में हम लोगों ने विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम चिन्ह की परिभाषा, साथ ही साथ व्यवहार में आने वाले प्रमुख विराम चिन्ह के नाम और वो विराम चिन्ह कैसे होते हैं इसको समझने का प्रयास किया। साथ ही साथ सभी विराम चिन्हों की परिभाषा और उदाहरणों के साथ समझने का प्रयास भी किया। तो दोस्तों ऐसे ही व्याकरण का जो ज्ञान का भंडार है प्रामाणिकता के साथ, जहाँ तक जितना हो सके उतना प्रामाणिकता के साथ आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। आगे के और ऐसे वीडियो में आप लोग इंतजार करते रहिए। समापन में जाते जाते फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि इस YouTube चैनल को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर से सभी छात्रों को और मेरे अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।